रिजल्ट बेहतर लाने के लिए बातों से नहीं रातों से जंग लड़नी पड़ती है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके द डिजिटल नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों अगर आप क्लास 9th के विद्यार्थी हैं तो बता दें कि आपका एग्ज़ाम जो है सो 29 जनवरी को शुरू हो रहा है ना, और 30 जनवरी को ख़त्म हो जाएगा। ये 2 डेट हैं जिसमें क्लास 9 के बच्चों का तय होगा भविष्य कि वे कितने अच्छे कर पाते हैं और कितना उनका ख़राब रिजल्ट रहता है। तो दोस्तों ख़राब की मैं उम्मीद नहीं करता हूँ, आपके रिजल्ट अच्छे ही होंगे, और क्योंकि आप लगातार पढ़ रहे हैं। अगर आप हमारे से जुड़ गए हैं, हमारे चैनल से जुड़ गए हैं, तो दोस्तों ये चैनल हमारा नहीं, बता दें ये चैनल आप सभी का है, ठीक है। तो क्लास 9 के विद्यार्थियों को बता दें कि आपके लिए मैं लगातार यहाँ मेहनत कर रहा हूँ, लगातार रेगुलरली आप लोग को यहाँ पे वीडियोज़ ला रहा हूँ, और आपको यहाँ पे हर सब्जेक्ट से सेट वाइज बोल सकते हैं कि प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर का प्रैक्टिस सेट जो है सो हम यहाँ पे लगातार करवा रहे हैं आपके बेहतर रिजल्ट के लिए। सामाजिक विज्ञान का दोस्तों आज हम मॉडल पेपर लेकर के आ गए। जैसे देख रहे हैं आप लोग क्लास 9 के विद्यार्थी अगर आप हैं तो बता दें फिर से कि मॉडल पेपर SST का लेकर के आ गए हैं, और ये मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है। इससे पहले हमने इंग्लिश का, मैथ्स का और साइंस का अपलोड कर दिया है, ठीक है। सारे सेट को मैं जो हो सो अपलोड करने के बाद फिर सेट 2 लाऊंगा, फिर सेट 3 लाऊंगा। आपको मैं इतना क्वेश्चन करा दूंगा कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं करीबन टॉप 40 क्वेश्चन लेकर के आ गया हूँ, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भी ऑब्जेक्टिव। आप लोग को मालूम है कि जितना आप MCQ पढ़ेंगे, जितना आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, उतना आपके लिए बेहतर जो है सो होने वाला है, ठीक है। यही MCQs जो मैं कराने वाला हूँ आपके एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा, मदद करेगा। तो दोस्तों 90% जो है सो तैयारी मैं आप लोग का कवर करा दे रहा हूँ, आप लोग को मालूम है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं, है ना। आपका जो क्वेश्चंस है SST से, सामाजिक ज्ञान से, वो क्या है आइए देखते हैं। दोस्तों आ गए हैं हम लोग क्वेश्चन पेपर में। देख पा रहे हैं कि 9th क्लास विषय सामाजिक विज्ञान, समय 1.5 घंटा और पूर्णांक 40। तो जी हाँ, आपके जो है सो 1.5 घंटे समय दिए जाएंगे आपके एग्जाम के लिए, और करीबन 40 मार्क्स का ये आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हर एक क्वेश्चन जो है ना, बात करें तो कुल क्वेश्चन 40 हैं। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि कुल प्रश्न 40 हैं, और हर एक प्रश्न आपका अनिवार्य है सॉल्व करना, और हर एक प्रश्न का 1 मार्क्स मिलने वाला है आपको, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए रहेंगे, और उसमें से आपको एक सही विकल्प को क्या करना है, घेरा करके, मतलब उसको कलर करके आना है, ठीक है। वो भी ब्लैक या फिर ब्लू बॉल पॉइंट पेन से, ठीक है। और गलत उत्तर के लिए आपको कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। आपके ये जो है सो महत्वपूर्ण बातें थी, मैंने इसलिए बता दिया आपको तुरंत। चलिए, अगर आप लोग ये चीज़ की जानकारी है तो बहुत ही अच्छी बात है। जो उन लोग को जानकारी नहीं थी मैंने बता दिया। आइए आप लोग को हम ले चलते हैं क्वेश्चन 1 की ओर। देख पा रहे हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? नेपोलियन को, रूसो को, और दिदरो को, और फिर वॉल्टेयर को। आपको मालूम है तो बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूसो, ठीक है। कहीं कहीं आपका वॉल्टेयर भी है, तो रूसो और वॉल्टेयर दोनों है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दोस्तों हाथ था वो था रूसो का, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। बी कर लेंगे। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 2 क्या है, ठीक है। निम्न में से किन वस्तुओं का अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था? चावल और गेहूँ का, चाय और रेशम का, और नमक और तंबाकू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल और गेहूँ, ठीक है। आप लोग याद कर लेंगे। चलिए सवाल नंबर देखते हैं हम लोग 3। लेनिन, सवाल नंबर 3 है, लेनिन ने अपने अप्रैल थीम्स द्वारा जो मांगे रखी थी उनमें निम्न में से कौन सी मांगे शामिल नहीं थी? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, ये मांग था दोस्तों। युद्ध को समाप्त किया जाए, ये भी मांग था। किसानों को सारी जमीन वापस कर दी जाए, ये भी मांग था। तो लेनिन, व्लादिमीर लेनिन पूरा नाम याद रखिएगा। तो व्लादिमीर लेनिन द्वारा जो है सो अप्रैल थीम्स में जो है ना, कौन सी मांग शामिल नहीं की गई थी? तो याद रखिएगा, उद्योगों को मजदूरों के हवाले किया जाए। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यही मांग नहीं किया गया था, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 क्या है भैया, तो समझेंगे। रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन कहलाते हैं कन्वेंशन, सोवियत, डायरेक्टरी, है ना, और ड्यूमा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल याद रखिएगा आप लोग। तो आप लोग को मालूम है कि रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन को जो है ना कहते हैं, वो कहते हैं सोवियत, ठीक है। इसका आंसर जो है ना हो जाएगा सोवियत।
आप लोग सोवियत संघ के नाम से भी पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। तो रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन को सोवियत कहा जाता है। क्या कहता है भैया? सोवियत। चलिए, सवाल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगला सवाल, धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा जाता है? जर्मनी, फ्रांस, रूस। ठीक है, अगला पॉइंट मतलब अगला ऑप्शन जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की। तीसरा है जर्मनी, इटली, जापान। और चौथा है ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। याद रखिएगा कि जर्मनी और इसमें जापान भी है। ठीक है, यानी जर्मनी, इटली, जापान। याद रखिएगा जर्मनी, इटली और जापान ही जो है सो हमारा मित्र राष्ट्र ना, धुरी राष्ट्र में शामिल है। याद रखिएगा धुरी राष्ट्र, एक होता है मित्र राष्ट्र, एक होता है मित्र राष्ट्र, एक धुरी राष्ट्र। ठीक है, दो तरह के राष्ट्र हैं। तो इसमें बोला गया धुरी राष्ट्र यानी धुरी शक्तियाँ। धुरी राष्ट्र में जो है ना आपका दोस्तों क्या आ जाएगा पता है? आ जाएगा जर्मनी, इटली, जापान। तो जर्मनी, इटली, जापान कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी है ना। तो इसको हम लोग याद कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि आपका 9 में है, 10th में, आपका 11, 12 आगे भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा जब भी हमारे मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्र के मतलब मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्र से क्वेश्चन आता है ना, तो यहाँ से पूछता है। तो ध्रुव राष्ट्र में कौन शक्तियाँ शामिल थी, कौन देश शामिल थे? तो आप लोगों को 3 जो है सो मेन देश है वो आप लोग याद कर लिए। मतलब मुख्यतः जो है सो 3 देश इसमें थे ध्रुव राष्ट्र में। मैं इसका ट्रिक देता हूँ। ट्रिक आपको मैं ये देता हूँ कि जर्मनी जा, आपको कहाँ जाना है? जर्मनी जा, है ना। और वहाँ पे क्या खा? पान खा, और पान खा फिर प्लस इटली खा, है ना। हो गया मतलब इटली। सुनिए ना, आपको याद करना है सिर्फ जर्मनी जाकर इटली और पान खा। सिंपल समझिएगा, जर्मनी जाकर इटली और पान खा, है ना। इटली है ना, और प्लस क्या? पान खा। तो आप लोग समझिएगा जर्मनी से पहला कंट्री हो गया, और जाकर मतलब जापान और इटली, है ना। इटली तो आपको नाम ही दे दिए हम, और पान मतलब जापान। तो जर्मनी, इटली, जापान आप लोग कंफर्म कर लेंगे, याद कर लेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। ठीक है, धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा गया है? तो जा और जर्मनी, इटली, जापान, है ना। जर्मनी जा और पान खा और इटली खा, है ना। अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग काफ़ी तेज हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 6 देखते हैं। किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर और अपमानजनक शर्तें थोपी गई थी? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर और अपमानजनक शर्तें थोपी गई थी? पेरिस की संधि, वियना की संधि, वर्साई की संधि और कुस्तुनतुनिया की संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्साई की संधि, ऑप्शन नंबर सी। वर्साई की संधि में ही दोस्तों जो है सो जर्मनी पर जो है सो अपमानजनक शर्तें थोपी गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 7 है 1864 में किसने भारत वन सेवा की स्थापना की? मतलब भारतीय वन सेवा की स्थापना की? ब्रेंडिस और मैकाले और क्या है, क्लिंटन और टैगोर। तो याद रखिएगा इसका आंसर है ब्रेंडिस। याद रखिएगा ब्रेंडिस जो है सो हमारा 1864 ईस्वी में, है ना, जब अंग्रेज यहाँ पे थे भारत में, तब भारतीय वन सेवा, ठीक है, मतलब फॉरेस्ट इंडियन फॉरेस्ट IFS, है ना, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की स्थापना की थी। और इनका पूरा नाम पता क्या है? इनका पूरा नाम है ड्रिटिच। याद रखिएगा, था ब्रिटिश, नाम है ड्रिटिच। देखिए बहुत ही इजी नाम है, ड्रिटिच ब्रेंडिस। ठीक है, ब्रेंडिस था ब्रिटिश, नाम था ड्रिटिच, तो ड्रिटिच ब्रेंडिस, है ना, ड्रिटिच ब्रेंडिस याद कर लिया। ड्रिटिच ब्रेंडिस ही जो है भारत में वन सेवा के संस्थापक हैं। चलिए सवाल नंबर 7 हो गया, 8 चलते हैं। कलांग, है ना, कलांग कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, मैं जो भी करा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट सवाल याद रखिएगा। कलांग कौन थे? दिहाड़ी मजदूर, कुशल लकड़हारे, गरीब मछुआरे और अस्थाई चरवाहे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना आपका हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कुशल लकड़हारे। ठीक है, एक तरह से कृषि भी थे, तो कृषक भी थे, कृषि भी करते थे, कृषक थे और लकड़हारे थे। ठीक है, लकड़ियों को काटते भी थे ये। अस्थाई चरवाहे तो नहीं होगा, जानवर का चराना, मछली नहीं, ये नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? कुशल लकड़हारे, कलांग कुशल लकड़हारे थे। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। बुग्याल क्या है? ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास का मैदान, ठीक है, और निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाले, निचले
हिस्से के आसपास पाए जाने वाले सूखे जंगल का इलाका और तटीय मैदान और रेगिस्तानी इलाका। तो याद रखिएगा, पहाड़ों के आसपास जो घास का जो मैदान होता है ना उसको बोलते हैं बुग्याल। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बुग्याल याद रखिएगा। बुग्याल क्या है भैया? तो घास का मैदान है, ठीक है, वो भी पहाड़ों में स्थित, ठीक है, ऊंचे पहाड़ों में स्थित। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 10 क्या है। सवाल नंबर 10 क्या है दोस्तों? दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी कहाँ रहती है? रूस में, ऑस्ट्रेलिया में और उत्तरी अमेरिका में और अफ्रीका में। तो आपको याद है करेक्ट आंसर क्या पता है? सबसे ज़्यादा आबादी जो है सो पाया अफ्रीका में। वो भी कौन आबादी? तो चरवाहा, है ना, चरवाहों की आबादी अफ्रीका में बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे जो है सो जानवरों को चराते हैं, भेड़ बकरियों ऊँटों को चराते हैं ना, भेड़ बकरी खास करके। चलिए सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 देख रहे हैं क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है? सैन्य, तानाशाही, लोकतंत्र और राजतंत्र। तो सवाल नंबर 11 का आंसर आप लोग करेंगे कमेंट में, ठीक है। चलिए जिनका भी आंसर जो है ना मैं बताऊंगा, जिनका भी आंसर, चलिए लोकतंत्र जिनका आ रहा राइट है, ठीक है, जिनका भी आंसर लोकतंत्र आ रहा राइट है। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 12। इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? लोकतंत्र मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है, ठीक है, या फिर लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती है, या फिर लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, या फिर लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता। तो आपको पता है दोस्तों कि लोकतंत्र में निम्नलिखित बातें जो है सो फॉलो होती है। लोकतंत्र मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध करता है, बात सही है। लोकतंत्र जो है सो लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होता है, बात सही है। और लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने का संभावना बनाता है, लेकिन ये नहीं होता है। लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र नागरिकों को सम्मान नहीं बढ़ाता है, ये जो है सो गलत है। यही बात है जो है सो लोकतंत्र की नहीं है ना। ऑप्शन क्या बोल रहा है कि लोकतंत्र के तर्क में कौन अच्छा नहीं है? तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 12 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए सवाल करते हैं 13 को, है ना, हम लोग कंप्लीट करते हैं। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रस्तावना, प्रारूप, अनुच्छेद और दर्शन। तो आप लोग को मालूम होगा कि हम लोग जब भी बातें करते हैं ना, जब भी हम लोग बातें करते हैं तो संविधान की तो प्रस्तावना के बारे में बातें करते हैं। आप लोग अब स्कूल आते होंगे तो स्कूल में भी आप लोग जो सो प्रेयर में अपना जो सो प्रस्तावना बोलते होंगे, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हम भारत के लोग, भारत को, है ना। आप लोग को याद ही होगा प्रस्तावना, तो ऑप्शन नंबर 1 मिनट बी नहीं ए होगा, प्रस्तावना, ठीक है। तो 13 का आंसर हो जाएगा प्रस्तावना जो संविधान की क्या आत्मा है। सवाल नंबर चलते हैं 14 देख रहे हैं क्या 14 में क्या है भैया कि दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देश का, स्त्रियों और पुरुषों का, गोरे अल्पसंख्यक और काले मतलब अश्वेत बहुसंख्यक का, या फिर रंगीन चमड़ी वाले अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यक का। आपको पता है कि यहाँ पे गोरे लोग अल्पसंख्यक थे और अश्वेत मतलब काले लोग ज़्यादा थे, है ना। तभी तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी ने क्या किया, इनके लिए लड़ा, है ना, काले लोगों के लिए, अश्वेत लोगों के लिए लड़ा उन्होंने, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र में दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान बनाने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण टकराव रहा है वो कौन रहा है जी? तो गोरे अल्पसंख्यक और श्वेत बहुसंख्यक का। मतलब गोरे लोगों की संख्या कम थी और अश्वेत मतलब काले लोगों की संख्या अधिक थी, तो इन्होंने क्या किया, इनसे अपना हक मांगा, लड़ाई लड़ा, है ना। चलिए सवाल नंबर 15 देखते हैं। झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80, 81, 82 और 83। ये आप लोग कमेंट में करेंगे आंसर, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं 16, 15 फिर से पढ़ते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि झारखंड में विधानसभा की सीटें कितनी है। तो 80, 81, 82, 83 आप लोग का कमेंट में रहेगा, ठीक है। आप लोग इसको जो है आंसर करेंगे। चलिए सवाल नंबर 16, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो फरवरी 25 को, या फिर मार्च 20 को, या फिर अप्रैल 23 को, या फिर जनवरी 25 को। बताइएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? चलिए मैं आपको बताता हूं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नेशनल वोटर्स डे, इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 25 जनवरी, ठीक है। अभी आपका आ रहा है ना 25 जनवरी, याद रखिएगा। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, नेशनल वोटर्स डे। सवाल नंबर चलते हैं 17, वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है? सोनिया गांधी, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी और रामनाथ कोविंद। आप लोग को बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा।
वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है? चलिए ये भी चीज़ें आप करेंगे कमेंट में, मैंने आपको कमेंट में दिया है होमवर्क, ठीक है। 17 का आप करेंगे आंसर, ठीक है। ये तो एक्चुअली में लाइव ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो चल रहा है, आप लोग जो है उसको कमेंट में से करेंगे 17 का। और एक आपका क्या था जी, आपका एक था 15। तो देखिए 15 और 17 आप लोग कमेंट में करेंगे, ठीक है। 15 नंबर सवाल को और 17 नंबर सवाल को आप लोग वीडियो देख लें पीछे करके। 15 में क्या था, 17 में जान ही रहे क्या है। चलिए सवाल नंबर चलता है 18। निम्नांकित में से कौन भारतीय संसद के 2 सदन हैं? लोकसभा और ग्राम सभा, राज्यसभा और नगर परिषद, और लोकसभा और राज्यसभा और विधान सभा और ग्राम सभा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। भारतीय संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? तो आप लोग के जानकारी के लिए बताते हैं कि एक होता है लोकसभा, एक राज्यसभा। राज्यसभा में क्या होता है दोस्तों, राज्यों की परिषद बैठाई जाती है, और लोकसभा में लोक का सदन, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, राइट। चलिए सवाल नंबर 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा। सवाल नंबर चलते हैं 19 चलते हैं। संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और शोषण के खिलाफ विरोध का अधिकार, है ना। सवाल क्या था, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो संगठन हम लोग जो बनाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, वो जो है ना, हम लोग जो है सो एक तरह से क्या है, संविधान के अकॉर्डिंग हम लोग जो है सो स्वतंत्र हैं, है ना। हम लोग जो है सो स्वतंत्र हैं, तो ये चीज़ें जो है, इसलिए स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा राइट टू फ्रीडम, ठीक है। हमें अधिकार है कि हम अपने लोगों का संघ बनाएं, ठीक है, उनके हित के लिए, उनके रक्षा के लिए संगठन बनाएं, ठीक है। ये हमें आज़ादी है। आपको पता है कि विद्यार्थियों का भी संघ होता है स्कूलों में, कॉलेजों में, है ना, खास करके कॉलेजों में, ठीक है। और बाकी हर जगह देख लीजिए यूनियन चलता है ना, मजदूर संघ, है ना, विद्यार्थी संघ, ठीक है, चालक संघ, बहुत तरीके का संघ चलता है, ठीक है, महिला संघ, है ना। तो आप समझ में आ गया आप लोग को, ये संगठन बनाने का अधिकार जो है सो स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है, यानी कि 19 का आंसर बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 20। सवाल नंबर 20 है कि निम्नांकित में से कौन मौलिक अधिकार में नहीं आता है? समानता का अधिकार, ये तो आता है। स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी आता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये भी आता है। जातिगत भेदभाव का अधिकार नहीं आता है, मतलब हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और भी वोट के लिए। चलिए सवाल नंबर 20 का आंसर डी हो जाएगा। ये हमारे जो है सो मौलिक अधिकार के खिलाफ है, इसमें नहीं आता है। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 21 क्या है दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है और रिपीटेड सवाल है, बार बार पूछता है ये। आप लोग को बता दें ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आपको अगर आंसर लग रहा है 2.4% तो राइट है। तो विश्व का बात करें तो भारत का जो है सो कुल सतह जो है जमीनी हिस्सा वो है 2.4%, ठीक है। बाकी आप लोग समझ ले, इसको याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए सवाल नंबर चलते हैं 22। निम्नांकित में से कौन हमेशा बर्फ से ढका रहता है? महान हिमालय, शिवालिक और पूर्वी घाटी, मतलब पूर्वी घाट और अरावली। निम्नांकित में से कौन हमेशा बर्फ से ढका रहता है? तो आप लोग को बता दें कि माउंट एवरेस्ट किसको बोलते हैं? माउंट एवरेस्ट किसको बोलते हैं? तो महान हिमालय, याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट को ही महान हिमालय कहा जाता है, ठीक है। चलिए सवाल हमारा 22 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दोस्तों, एक चीज़ और है कि महान हिमालय यानी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आप लोग पता है कितना है? जीके है, ठीक है, आप लोग याद कर लिएगा, 8848 मीटर, ठीक है। हिमालय की मतलब हिमालय पर्वत बोल सकते हैं, चाहे महान हिमालय बोल सकते हैं, चाहे माउंट एवरेस्ट बोल सकते हैं, इसकी ऊंचाई कितना है? 8848 मीटर, ठीक है, याद रखिएगा। लगभग बोल सकते हैं कि 8900 मीटर, लगभग में बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए सवाल में चलते हैं 23। उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है? गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, सिंधु, कृष्णा, माही और गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। सवाल फिर से पढ़ते हैं, उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। कहीं है सिंधु, गंगा, हाँ देखिए, गंगा, सिंधु, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र जो बोलना बोलिए, ठीक है, हाँ ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर हमारा है 23 हो गया। चलते 24। प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है कैसा?
आप लोगों को मैंने जल चैप्टर अपवाह चैप्टर पढ़ाया था, उसी में से है ये। प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है कैसी? सदा जल प्रवाही, ग्रीष्मकालीन जल प्रवाही, वर्षा कालीन जल प्रवाही और सदा शुष्क। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ना। याद रखिएगा कि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती है वो अक्सर वर्षा के दिनों में बहने को आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, बहते हुए देखने मिलेगी, यानी कि वर्षाकालीन जल प्रवाही होती है ये प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक है। ये हमेशा मतलब सदा बाहर नहीं रहती है, वो हमेशा वो जल प्रवाही नहीं रहती है, ठीक है। ये वर्षा आएगा तभी बहेगी, ऐसी फिर ये सूख जाएगी, है ना, पानी का लेयर कम हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 25 देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? मतलब नमकीन पानी वाला झील है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने पढ़ाया भी है आप लोग को लाइव क्लास में, जब हमने भूगोल पढ़ा रहा था, है ना, जब हम भूगोल का क्लास चला रहे थे तब। निम्नांकित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? सांभर, वुलर, डल और गोविंद सागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता है सांभर। याद रखिएगा, सांभर खाने में लगता है नमकीन, है ना, पता है आप लोगों को, सांभर खाने में लगता है नमकीन। क्या लगता है जी? नमकीन। तो नमकीन को ही बोलते हैं हम लोग का लवणीय, ठीक है। तो लवणीय झील, नमकीन झील कौन सा है? तो सांभर, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। बाकी वुलर नहीं होगा, डल नहीं होगा और गोविंद नहीं होगा। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 26 क्या है। निम्नांकित में से एक चीज़ और, हाँ देखिए, कभी कभी यहाँ पे पूछता क्या पता है कि निम्नांकित में से कौन सी, है ना, मीठी जल वाली नदी है, यानी कि मीठी जल वाली झील है, सॉरी नदी नहीं होगा, झील होगा, ठीक है, मीठी जल वाली झील है तो आता वुलर, ठीक है। अगर मीठा बोलेगा मतलब मीठा पानी वाली झील तो वुलर, और नमकीन बोलेगा, लवणीय बोलेगा तो सांभर। याद रखिएगा, मीठा जल का झील जो है सो वुलर है और नमकीन जल का झील है सो क्या है? सांभर है। चलिए सवाल नंबर चलते हैं हम लोग 26 सवाल देख रहे हैं। क्या है दोस्तों? निम्नांकित में से कौन जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? अक्षांश, ऊंचाई और जो है सो क्या लिखा हुआ है? वायु दाब एवं पवन और मौसम समाचार। तो वो जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक कौन नहीं है? क्या लगता है आप लोगों को? ऊंचाई तो है, ऊंचाई रहेगा, और वायु दाब और पवन भी रहेगा। मौसम समाचार जलवायु को प्रभावित करने वाला ये नहीं होगा। मौसम समाचार नहीं होगा। समाचार से क्या लेना देना? समाचार तो बताता है हम लोगों को कि क्या चल रहा है अभी, ये नहीं होगा, ठीक है। बाकी ये तीनों है सो क्या करता है? जलवायु को प्रभावित करता है, लेकिन मौसम समाचार जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। एक तरह का न्यूज है। चलिए सवाल नंबर 27 चलते हैं, 26 हो गया है। भारत में मानसून का आगमन कब होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी हमने आपको पढ़ाया था, है ना। चलिए, मई के प्रारंभ में और जून के प्रारंभ में और जुलाई के प्रारंभ में और अगस्त के प्रारंभ में। क्या लगता है आप लोग को? जी, भारत में मानसून का आगमन कब होता है? तो आपको बता दें हम कि लगभग जो है ना मई तक गर्मी रहता है। आप लोग पता है मई में गर्मी रहती है, काफ़ी कड़ाके की गर्मी, है ना, मतलब बोल सकते हैं बहुत ही टेम्परेचर वाला गर्मी। उसके बाद जो है ना जून से आपका बारिश शुरू हो जाता है, जून के शुरुआत में, ठीक है, और जुलाई अगस्त सितंबर बारिश होते रहता है। चलिए सवाल नंबर चलते हैं 28 हो गया। नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है? ठीक है, सवाल क्या है? नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन और कटीले वन तथा झाड़ियाँ और मैंग्रोव वन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, आपको बता देते हैं हम, कटीले वन तथा झाड़ियों में, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नागफनी कहाँ हो जाएगा दोस्तों? कटीले वन तथा झाड़ियों क्षेत्र में, ठीक है, यानी कि इसको आप बोल सकते हैं मरुस्थलीय आवास में, मरुस्थलीय क्षेत्र में, यानी कि खास करके रेगिस्तानों में, ठीक है। सवाल नंबर देखते हैं 29 क्या है कि भारत में लिंगानुपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारत में लिंगानुपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पुरुष और महिला दोनों की संख्या बराबर होती है यहाँ पे, या फिर पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से क्या होती है? कम, या फिर महिलाओं की संख्या पुरुष से कम होती है, या फिर महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक होती है? नहीं, तो पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक होती है, पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक होती है, पुरुषों की संख्या महिलाओं से कम नहीं, ये नहीं होगा। महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम, यानी महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक नहीं। देखिए यहाँ थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। पुरुष का संख्या रहेगा अधिक तो महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी कि पुरुषों की संख्या अधिक हो जाएगी, महिलाओं की संख्या कम हो जाएगी, है ना। महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम, हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, हमारे भारत में जो है लिंगानुपात जो क्या है पता है? 943 महिला प्रति 1000 पुरुष पे मतलब जो है सो काउंट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। यह आंकड़ा 2011 के अकॉर्डिंग है, और 2021 के अकॉर्डिंग आपको मैं बताता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। लेकिन ये मैंने जो बताया ना दोस्तों, ये 2011 के आंकड़े के अकॉर्डिंग बताया। 2011 में जब जनगणना हो रहा था ना, तब ये था 943 महिला प्रति 1000 पुरुष पर, ठीक है। लेकिन 2021 आपको पता है हर 10 साल में जनगणना होता है, 2021 का बात कर रहे हैं, तो उस समय क्या हो गया पता है? उस समय आपका बोल सकते हैं कि 1000 पुरुष हो गए, यानी उल्टा 1000 पुरुष हो गए प्रति
1090 महिलाओं पे, मतलब महिलाओं की संख्या बढ़ गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो है ना ट्रिक काम कर गया, फॉर्मूला काम कर गया सरकार का, यानी कि उसमें 90 महिला एक्स्ट्रा हो गई, यानी कि उल्टा हो गया। अगर यहाँ पे स्त्री ये हो गया और ये पुरुष का अनुपात हो गया, ठीक है। यानी कि अब पुरुष की संख्या जो है सो लिंग अनुपात में देखा जाए तो कम है। 1000 पुरुष प्रति, मतलब 1000 पुरुष प्रति 1090 स्त्रियों पर, ठीक है। आप लोग को याद रख लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल देख रहे हैं। सवाल नंबर 30 है कि जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रिया कौन है? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास और तीनों। तो तीनों होगा। अगर आदमी का संख्या ज़्यादा हो रहा है, मतलब जन्म ज़्यादा ले रहे हैं, तभी जनसंख्या में परिवर्तन आएगा, है ना। अगर ज़्यादा लोग मर रहे हैं तभी जनसंख्या में परिवर्तन आएगा, या फिर प्रवास कर जा रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तब भी परिवर्तन नजर आएगा, यानी कि तीनों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए सवाल नंबर चलते हैं 31। उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है? श्रम, भूमि और भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। तो आपको पता है दोस्तों कि उत्पादन की सबसे पहले पूंजी जो है ना, उत्पादन की सबसे पहले पूंजी जो है वो आपका जो है सो जमीन होता है, भूमि। यहीं से हम लोग जो है सो उत्पादन करते हैं ना। तो उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या हो जाएगी दोस्तों? भूमि। उसके बाद श्रम है, फिर पूंजी है, फिर मानव पूंजी है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 31 हो गया। अब चलते हैं 32 की ओर। 32 देख रहे हैं क्या है कि अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किस के स्रोत हैं? भौतिक पूंजी के, मानव पूंजी के, और भौतिक और मानव दोनों, मतलब दोनों पूंजी के, और उपरोक्त में से कोई नहीं। अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा भौतिक पूंजी के स्रोत है, ठीक है। भौतिक पूंजी के स्रोत ही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल में चलते 33। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं जो है सो क्या है? पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं परिवहन, दुकानदारी, लघु विनिर्माण और उपरोक्त सभी। क्या लगता है? तो आपको बताते हैं कि यहाँ पे है ना गैर कृषि सभी थे यहाँ पे, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर चलते हैं 34। किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? साक्षर एवं स्वस्थ जनसंख्या, अस्वस्थ जनसंख्या, अकार्यशील जनसंख्या, और क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साक्षर एवं स्वस्थ जनसंख्या, मतलब पढ़े लिखे लोग और स्वस्थ लोग ही जो है सो हमारा जनसंख्या का अर्थव्यवस्था है ना, अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है। सवाल नंबर चलते हैं 35। निम्नांकित में से किसमें निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं? लघु एवं बृहद उद्योग, परिवहन और संचार, शिक्षा और चिकित्सा, और बैंकिंग और व्यवसाय। क्या लगता है? निम्नांकित में से किसमें निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं? तो जब तक लोग शिक्षित नहीं रहेंगे और स्वस्थ नहीं रहेंगे, है ना, तब तक जो है सो मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए शिक्षा और चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य बोल सकते हैं आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए सवाल नंबर चलते 36। विश्व में भारत में ब्लैंक निधनों का संकेंद्र है ना, संकेंद्रन है। विश्व में भारत के खाली स्थान निधनों का संकेंद्रन है, सबसे अधिक, सबसे कम और चीन के बराबर और शून्य। तो आपको बता दें कि हमारा भारत जो है ना लगभग चाइना के टक्कर में आ चुका है। तो विश्व में भारत में है ना चीन के बराबर निर्धनों का नहीं, रुकिए एक मिनट, ये सवाल अलग कर रहा है। बोल रहा है कि विश्व में भारत में जो है ना निर्धनों का जो सबसे अधिक संकेंद्रन कौन है? तो सबसे अधिक होगा ना, भारत में सबसे अधिक गरीब लोग पाए जाते हैं, आपको पता है। तो सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रन है, सबसे ज़्यादा गरीब लोग भारत में ही हैं। चलिए सवाल नंबर चलते हैं 37। निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय इनमें से किस पर विचार नहीं किया जा सकता है, मतलब नहीं किया जाता है? भोजन आवश्यकता, चिकित्सा आवश्यकता, मनोरंजन और वस्त्र। तो निर्धनता रेखा पर निर्धारण करते समय इनमें से जो है सो ये मनोरंजन आवश्यकता पे जो है सो ये विचार नहीं किया जाता है, ठीक है। बाकी भोजन, ठीक है, भोजन और स्वास्थ्य और वस्त्र, ये सब चीज़ का विचार किया जाता है। चलिए सवाल नंबर है ना 37 का सी हो जाएगा। 38 चलते हैं। बफर स्टॉक क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बफर स्टॉक क्या है? सरकार द्वारा अधिप्रदात अनाज का भंडार, अधिप्राप्त है, ठीक है। सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार, या फिर दुकानदारों द्वारा किया गया जमाखोरी, या फिर दलालों द्वारा विक्रय किया गया अनाज, या फिर किसान द्वारा जमा किया गया अनाज। तो याद रखिएगा कि इसमें सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार को ही बोलते हैं बफर स्टॉक, ठीक है। चलिए सरकार के हाथ में है ये। बाकी चलते हैं 40। सवाल नंबर 39 क्या है? खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है दोस्तों? कि सुरक्षित घेरे में खाना, या फिर सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, और अमीर लोगों को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना, और निर्यात के लिए अनाज की सुरक्षा। तो आपको बताते हैं, आपको बता दें कि लोगों के लिए अनाज का उपलब्धता या फिर भोजन की उपलब्धि, है ना,
सभी लोगों को मतलब हो जाए, सभी लोगों को हमेशा भोजन की उपलब्धता जो मिल जाए, वो क्या होता है? खाद्य सुरक्षा। जिन लोगों को राशन पे मिलता है ना, राशन पे अनाज, वो क्या है? जो भी लोग राशनधारी हैं, आप लोग होंगे, आपके घर में सभी मतलब जो हम लोग राशन लेकर आते हैं ना, तो राशन क्या है? खाद्य सुरक्षा का एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। ठीक है, चावल मिलता है, गेहूँ मिलता है ना, इत्यादि। हमारा आखिरी प्रश्न देख रहे हैं क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है, किससे संबंधित है? अनाजों का निर्यात, गरीब उन्मूलन कार्यक्रम, खाद्य सुरक्षा और खाद्य पदार्थों की जमाखोरी। क्या लिखा हुआ है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे किससे संबंधित है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो संबंधित है, वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है सो अनाजों का निर्यात है ना, निर्यात और गरीब का क्या लिखा हुआ है? खाद्य सुरक्षा भीतर है, और ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, खाद्य सुरक्षा, और क्या दिया हुआ है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी इसका लगता है। ठीक है, इसका राइट हो जाएगा सी, क्योंकि खाद्य सुरक्षा में ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है सो चलाई जाती है ना। लोगों को मतलब सभी लोगों को जो है सो सदैव भोजन की उपलब्धता खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आता है, और ये क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो सो आता है। ठीक है, उससे संबंधित है। तो दोस्तों यही आपके पास करीब 40 क्वेश्चन हम आज लेकर आए थे, और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। जो है सो आप लोग ये इस चीज़ को देख लिए हैं, है ना, सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो थोड़ा सा एसएसटी में मेहनत है, मैथ्स नहीं है ये, है ना। थोड़ा मैथ्स में क्या होता है कि लोग सॉल्व कर लेता है, लेकिन एसएसटी में थोड़ा सा क्या होता है कि डीपली क्वेश्चन होता है। डीपली मतलब बुक के अंदर से लाइन बाय लाइन जो पढ़ते हैं ना बुक, वहाँ से क्वेश्चन उठाता है कहीं ना कहीं से। तो ये बुक के इनसाइड से क्वेश्चन रहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो VVI क्वेश्चन में लेकर के आया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। बाकी दोस्तों और भी वीडियोस आएगी, अभी लगातार आएगी। ठीक है, आप लोग चिंता ना करें, और भी क्वेश्चन अभी हम लाएंगे। तो सब क्वेश्चन को आप लोग धीरे धीरे देखें, समझें, और अपना जो है सो बैकअप बनाएं। मैं यही कहूँगा, जितना ज़्यादा MCQ आपका क्वेश्चन होगा, जितना ऑब्जेक्टिव करोगे, उतना आपका बेनिफिट रहेगा। ठीक है, याद तो होगा नहीं उतना, लेकिन फिर भी लगातार हम लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं ना। तो प्रैक्टिस करने से क्या होता है, आप एक जो है सो अच्छा स्कोर कर पाते हैं। ये जो है सो मेरी जो है सो सोच के अकॉर्डिंग है, मतलब मेरा अनुभव है कि ज़्यादा MCQ कीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, इस तरह का स्टडी, इस तरह का आपका तैयारी। ठीक है, अभी आपका बुक पढ़ने का समय गया, जितना आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, है ना, तैयारी। चलिए, तैयारी में आपका है सो मैं लगातार इंगेज हूँ, हमेशा मैं भी हार्ड वर्क कर रहा हूँ आप लोग को लेकर के। आप लोग भी करें, मैं यही कहूँगा। बाकी आप लोग जो है सो बेहतर रिजल्ट करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों सभी को थैंक यू, सभी को स्वागत रहेगा हमेशा आपके इस चैनल पर, एंड सभी को थैंक्स, सभी को जोहार, सभी को वंदे मातरम। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।